Hi, hello, namaste. Welcome back to my channel. I am CA Pramod Pattipati, and you are watching CA Final FR free classes. So welcome back. Last lecture में हमने Ind AS 40 कंप्लीट किया था इन अ डिटेल मैनर along with the questions. So उसका पूरा डिटेल प्लेलिस्ट जो है ना मेरा YouTube चैनल में अवेलेबल है एंड डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा. प्लीज गो एंड चेक इट आउट. एंड उसका एक रिवीजन लेक्चर भी मैंने अपलोड किया है, वो भी देख सकते हो after completing the detailed understanding of Ind AS 40. And today we are starting with Ind AS 16, that is property plant and equipment. और ये चैप्टर को भी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ along with the question सॉल्व करेंगे और इसका भी रिवीजन लेक्चर मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा. ठीक है. एंड समवन हैज रिक्वेस्टेड ऑन यूट्यूब दैट टू अपलोड द लेक्चर्स in English as well. I will try my level best to upload the lectures in English. So for now I'm uploading it in English, wherein both English and Hindi, uh, in English and in Hindi language, but I will definitely try to upload it in English as well. Okay, so let's start. Property plant and equipment. So this is one of the important standard है और इसमें से रेगुलर क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में. मतलब आई मीन कि समझो फॉर एग्जांपल मई में आया, देन नवंबर में आ सकता है, नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ ऐसा फिक्स्ड ये नहीं है कि ये आएगा ही. बट ये जब भी आएगा आएगा तो 6 से 8 मार्क का आएगा. 6 से 8 मार्क कंपलसरी आएगा और अच्छा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर. तो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, बहुत सारे कंसेप्ट है, तो फिर वो कंसेप्ट सारे हम देखने वाले हैं. सबसे पहला, बिफोर स्टार्टिंग लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. Let us first understand what do you mean by property, plant and equipment. Okay, it's Microsoft. हमने इंडेस्ट कौन सा AS 10 में पढ़ा था ना, PP. कुछ याद है क्या उसमें? थोड़ा। थोड़ा थोड़ा. ओके. Ind AS 16 PPE. ओके. सो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय PPE? बहुत खतरनाक मीनिंग है, बहुत टफ है, तो तुम लोग ध्यान से देखना अच्छे से. ठीक है. सबसे पहला होना चाहिए फॉर, इसमें बेसिकली 5 कंडीशंस है. कोई भी असेट को पीपी में क्लासिफाई करने हमको 5 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. व्हाट आर दो 5 कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन क्या है? बहुत टफ है फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से सुनो. इट शुड बी टेंजिबल. क्या है? इट शुड बी टेंजिबल. इसका मतलब पता है क्या टेंजिबल का? व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल? यू कैन सी, कैन बी सीन एंड एबल टू टच. फर्स्ट कंडीशन क्या है? टू क्लासिफाई एस पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो फर्स्ट कंडीशन है टेंजिबल. ये जो जो भी एसेट है हम लोग यूज करने वाले, वो टेंजिबल होना चाहिए. टेंजिबल मतलब या तो उसको टच कर सकता हूँ या तो मैं देख सकता हूँ. ठीक है. तो हमने टेंजिबल तो बचपन में पढ़ा था क्या था. बट समझो सर आप यहाँ पे टेंजिबल बोल रहे हो, इन केस अगर वो इनटेंजिबल हो तो क्या होगा? अगर इन केस इनटेंजिबल होगा तो क्या होगा? तो स्पेसिफिकली इंडेस ने 2 इंडेस दिया है हमें. अगर टेंजिबल होगा तो इन डे 16 लगेगा. अगर इनटेंजिबल होगा तो फिर इनटेंजिबल का और भी क्लासिफिकेशन है और भी कंडीशंस है. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई किया तो फिर इन डेज 38, दैट इज इनटेंजिबल का एक स्पेसिफिक इंडेस है, उसमें चला जाएगा. क्या फर्स्ट कंडीशन क्या है सर? फर्स्ट कंडीशन, इट शुड बी अ टेंजिबल एसेट. इज दैट क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? नो। देन कम्स सेकेंड कंडीशन.
सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? द लाइफ ऑफ द एसेट, द लाइफ ऑफ द एसेट शुड बी मोर देन 1 ईयर। यानी क्या, जो भी हम पीपीई में क्लासिफाई करने वाले हैं, जो भी असेट को हम पीपीई में क्लासिफाई करने वाले हैं, उसका जो लाइफ है, इट शुड बी मोर देन 1 ईयर। लाइफ शुड बी मोर देन अ ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय मोर देन अ ईयर? यानी हम पीपीई में जब क्लासिफाई करेंगे, तो फिर उस केस में हमारा जो भी असेट का वैल्यू है, इट शुड बी मोर देन 1 ईयर। अगर लेस देन 1 है तो क्या करेंगे हम? अगर लेस देन 1 ईयर है तो क्या करेंगे बताओ? अगर लेस देन 1 ईयर है तो फिर उसको क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट का हो उसको पीएनएल में राइट ऑफ कर देंगे। राइट, उसको असेट में, क्योंकि मेजरली देखो असेट का क्लासिफिकेशन हम कब करते हैं, जब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्जेबल हो। तो विद इन एक एक ईयर से कम है, मतलब 1 साल से कम है, तो फिर वो करंट एसेट में क्लासिफाई होगा। 1 साल से कम उसका लाइफ है, तो फिर उसको पीएनएल में चार्ज ऑफ कर दो, उसको बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए असेट का लाइफ। बराबर, क्या होना चाहिए? 1 साल से ज्यादा। हमने दो कंडीशन पढ़ लिया। एक कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन? PPE 16, फर्स्ट कंडीशन was tangible. Second condition is more than 1 year, right? 1 year. थर्ड कंडीशन ध्यान से सुनना। अब थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पे? हेल्ड फॉर यूज। मतलब क्या है सर, हेल्ड फॉर यूज? हेल्ड फॉर यूज कहाँ कहाँ पे होना चाहिए? या तो बिजनेस में, फैक्ट्री में, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, या कोई भी पर्पस बिजनेस में यूज होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? किसके लिए होना चाहिए? एडमिनिस्ट्र, या तो बिजनेस बिजनेस में यूज होना चाहिए थी, या तो फैक्ट्री में। ये यूज हो रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी असेट है हमारा यूज हो रहा है, देन कम्स फॉर द बिजनेस पर्पस, ऑफिस पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो रहा है। या फिर ये रेंटल में चढ़ाया है। अब रेंटल में आते ही तुमको कौन सा या इंडेस याद आएगा? इंडेस 40। इंडेस 40 इसका देखते हैं आगे। ठीक है, तो दो चीज है, हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए, या तो बिजनेस में हो सकता है, या तो रेंटल के लिए हो सकता है। अब बोलोगे सर, रेंटल तो हमने यहाँ पे देखा था ना इंडेस 40 में, बराबर? हेलो। yes, हाँ, तो इंडेस 40 में क्या देखा था वो बता सकते हो एक बार? बताओ। इंडियस में क्या देखा था? अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या था, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग है, तो तब जाके इंडेस 40 में आएगा। बराबर ना? लैंड एंड बिल्डिंग है, हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस था, एंड लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन है, तो फिर उस केस में क्या होगा? इंडेस 40 होगा। बट बट यहाँ पे एक और चीज है, इन केस अदर एसेट है, इन केस अदर एसेट है, अदर एसेट इन द सेंस अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, तो फिर उस केस में उसको अकाउंट फॉर करेंगे इंडेस 16 में। समझा ये चीज? समझा? थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन शुड बी हेल्ड फॉर यूज। हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए किसमें? या तो बिजनेस में, या तो फैक्ट्री में। कोई भी पर्पस के लिए हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हो सकता है, कोई भी पर्पस के लिए हो सकता है, बिजनेस में यूज हो रहा है कि नहीं वो देखना है। देन सेकेंड चीज, या तो फिर रेंटल के लिए होना चाहिए। अब रेंटल के लिए है, तो फिर उसके इसमें कौन सा? इंडेस 40 दिमाग में आ गया। इंडेस 40 किसके ऊपर अप्लीकेबल है? लैंड एंड बिल्डिंग। अगर लैंड एंड बिल्डिंग है वो रेंटल में चढ़ाया है, लैंड एंड बिल्डिंग है वो रेंटल में चढ़ाया है, तो फिर उस केस में इंडेस 40 रहेगा ना। अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग है, तो फिर उस केस में इंडेस 16 रहेगा। ये समझा आपको? थर्ड कंडीशन इज क्लियर? yes, हम्म। देन कम्स द फोर्थ कंडीशन।
फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है? अगर हम वो पर्टिकुलर एसेट को बिजनेस में यूज हो रहा है, यूज कर रहे हैं, तो फिर उसका कॉस्ट जो है ना, वो रिलायबली एस्टिमेटेड होना चाहिए। यानी मतलब क्या सर? ये कॉस्ट, ये कोई भी पीपी को यूज कर रहा हो बिजनेस में, तो फिर उसका कॉस्ट मुझे पता होना चाहिए, बराबर ना? जब कोई भी एसेट मैं बिजनेस में यूज करो, उसका कॉस्ट पता ही नहीं है, तो फिर उसको क्या यूज करूंगा मैं? तो उसका कॉस्ट जो है ना, वो पता होना चाहिए। और इसका इकोनॉमिक रिटर्न्स जो है, वो बिजनेस को फ्लो होना चाहिए। यानी उससे जो भी पैसा मिलेगा वो बिजनेस को होना चाहिए, शुड फ्लो। यानी क्या? वो असेट से जो भी हम जो भी इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे हैं या कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका जो वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू जो है ना, वो किसको, एंटिटी को बेनिफिट करना चाहिए। ये चार कंडीशन है हम पीपीए में ट्रांसफर, मतलब पीपी में जो कोई भी एसेट को क्लासिफाई करने हैं। क्या चार कंडीशन है? सबसे पहले क्या है सर? इंटेंजिबल होना चाहिए। इंटेंजिबल इन द सेंस व्हाट? वी कैन सी दैट एसेट एंड वी कैन टच दैट एसेट। तो फिर यस, अगर इंटेंजिबल होगा तो क्या होगा? इंटेंजिबल के लिए सेपरेट इंडिया है, दैट इज इंडिया 38 इंटेंजिबल वाला। सेकेंड चीज, द लाइफ ऑफ द एसेट शुड बी मोर देन 1 ईयर। अच्छा, तो फिर लाइफ जो है वो 1 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, तब तब जाके हम क्या करेंगे? इंडिया 16 में ट्रांसफर, मतलब क्लासिफाई करेंगे। अगर लाइफ 1 ईयर से नीचे है, मतलब 1 साल से नीचे है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, पीएनएल में राइट ऑफ कर दो। ठीक। देन कम्स थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्ड फॉर यूज। किसमें हो सकता है? प्रोडक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेलिंग डिपार्टमेंट में, कोई भी हो सकता है। यानी मेरे बिजनेस में यूज होना चाहिए। फैक्ट्री हो सकता है, देखो फैक्ट्री, शोरूम, कहाँ पे भी यूज को हो सकता है। या तो वो है, या तो रेंटल के लिए। किसके लिए? रेंटल के लिए। अब रेंटल आते ही हमारे दिमाग में क्या आ सकता है कि लैंड एंड बिल्डिंग फॉर रेंटल पर्पस। तो लैंड एंड बिल्डिंग फॉर रेंटल पर्पस, इसके लिए स्पेसिफिक इंडेक्स देगा था, इंडेक्स 40। सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग है तो फिर इंडेक्स 40। तो फिर वहां पे भी कंडीशन था लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन और रेंटल होना चाहिए। ठीक है। अगर अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या है? अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग है, तो फिर उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा असेट है। अगर वो असेट अपना जो कंडीशन से वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर इंडिया 16 के हिसाब से उसको अकाउंट फॉर करेंगे। सिंपल। एंड जो भी लीज रेंटल है, लीज रेंटल है वो 116 के हिसाब से हम अकाउंट फॉर करेंगे। ये तो पता है ना? जो भी लीज है, तुम इंडेक्स 40 में जाओ या फिर लिया जो 16 है उसमें आ जाओ, इनका दोनों का भी जो भी रेंटल अकाउंटिंग है वो 116 में देखेंगे। ठीक है, सिंपल। देन इकोनॉमिक लाइफ शुड बी मोर देन 1 ईयर एंड कॉस्ट शुड बी नोन टू द एंटिटी। यानी रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, कितना कॉस्ट था, क्या है, मुझे पता होना चाहिए। ये मेरा इंडिया 16 का डेफिनेशन है। डेफिनेशन में कोई भी दिक्कत तो बता नो देना। सर। अब आगे देखेंगे कि एडिशनल पॉइंट्स क्या है। एडिशनल पॉइंट्स इन द सेंस ये डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन ही है, बट इसमें एडिशनल क्लैरिफिकेशन दिया है। अब समझो अपने एंटिटी में जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं और एयर प्योरीफायर लगा होता है, तो फिर ये क्या है? ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्टली इट इज हेल्पिंग द अदर असेट्स टू जनरेट द कैश फ्लो। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स है, फिर उसके बाद एयर प्योरीफायर्स है, ये जो है ना डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बट ये जो है ना दूसरे जो एसेट है उसको हेल्प करते हैं टू जनरेट द कैश फ्लो टू प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा। तो फिर ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ, इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज जो भी है। तो फिर इस केस में ये वाला जो है ना, इसको हम ऐसा नहीं करेंगे कि पीपी के डेफिनेशन के बाहर है, ऐसा नहीं। ये जो है ना स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है इन केस ऑफ पीपीई का डेफिनेशन। तो पोल्यूशन एंड सेफ्टी जो है ना, पोल्यूशन एंड सेफ्टी इक्विपमेंट, रिकॉर्डिंग चलो 1 मिनट। पोल्यूशन एंड सेफ्टी इक्विपमेंट, ये जो है स्पेसिफिकली डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो फिर ये इसका जो है ना स्पेसिफिकली डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। तो फिर फायर एक्सटिंग्विशर हुआ एंड एयर प्योरीफायर्स हुए, ये जो है ना पीपीई के अंडर क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? The assets are not directly involved in the use but helps the other assets in their performance, hence classified as PPE। ठीक है। हम्म। अब एक और चीज देखते हैं आगे। समझो मेरे बिजनेस में छोटे छोटे मोल्स एंड डाइस होते हैं ना,
मोल्ड्स एंड डाइस जो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होता है, कौन सा? मोल्ड्स एंड डाइस जो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू के होते हैं। इनसिग्निफिकेंट इन द सेंस छोटे छोटे अमाउंट के, छोटे छोटे अमाउंट का। अगर ये मोल्ड्स एंड डाइस सेम क्लासिफिकेशन में आते हैं, किसमें? सेम क्लासिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे मोल्ड्स एंड डाइस को हम एक असेट मानेंगे, मतलब सबको सारे एक ही क्लब करेंगे। वी कैन क्लब दिस असेट्स क्लब कर सकते हैं और एक असेट बता सकते हैं अपने बैलेंस शीट में। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? होल्ड्स एंड डाइस होते हैं, मतलब अब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे समझो कोई भी मैकेनिक शॉप में, मैकेनिक शॉप में छोटे छोटे स्क्रूस होते हैं, फिर उसके बाद नट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, वो सारे छोटे छोटे वैल्यू के हैं, बराबर। अगर उसको सेम असेट के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी सारे जो असेट्स है वो सेम क्लासिफिकेशन अंडर आ रहा है, तो फिर उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ही असेट मान के हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, बराबर। समझा क्या बोल रहा हूँ? बट यस सर। समझो यहाँ पे मैं सेम क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं बता सकता हूँ, यानी क्या? असेट्स आर ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन। जो भी मोल्ड्स एंड डाइस है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन में जाते हैं, या उसका नेचर ही अलग है, दोनों का जो नेचर है वो ही अलग है, तो फिर ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है। असेट्स डिफरेंट नेचर, तो फिर डिफरेंट नेचर के है, तो फिर और ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू के है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। अब ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, मतलब कहीं पे भी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू का डेफिनेशन नहीं है। ये बेस्ड होगा बेस्ड ऑन बैलेंस शीट, अपना बैलेंस शीट कितना है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, उसके बेसिस में अपना इनसिग्निफिकेंट वैल्यू डिटरमाइन होगा। अब इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है तो फिर इसको राइट ऑफ कर दो पीएनएल में, राइट ऑफ कर दो पीएनएल में। छोटे छोटे एसेट को हम कहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाएंगे? अगर क्लासिफाई कर सकते हैं अंडर वन हेड और वो दिखा सकते हैं हम बैलेंस शीट में तो दिखा सकते हैं, अगर वो क्लासिफाई नहीं कर सकते और छोटे छोटा वैल्यू का है तो फिर उस केस में उसको राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल में। क्लियर है? ये देखो, सिंगल एसेट यस with insignificant value. The entity has a single asset with an insignificant value, then it shall be written off to P&L. यानी छोटा छोटा वैल्यू का असेट है जो हम एक ही असेट के अंडर क्लब नहीं कर सकते या क्लासिफाई नहीं कर सकते, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। बट सिमिलर असेट हैविंग इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, बहुत सारे असेट्स हैं जो सिमिलर नेचर के हैं और उसको क्लब कर सकते हैं, उसको एक असेट के हेड के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, इसको क्लब करेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एक हेड के अंडर बता देंगे, ठीक है। asset can be shown under a single head as a single asset. क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है क्या? बहुत बेसिक चीज है, बेसिक। क्या था फिर से एक बार देखते हैं, पीपीई के अंडर आने के लिए कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल, टच कर सकता हूँ या देख सकता हूँ, तो फिर उसको बोलते हैं टेंजिबल, राइट। देन सेकेंड चीज, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए उसका वैल्यू। अगर 1 साल से कम है, लेस देन 1 ईयर है, तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में राइट ऑफ कर दो, बराबर। 1 साल से ज्यादा है तो फिर उस केस में उसको बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं हम। ये सेकंड चीज कंडीशन हुआ। थर्ड कंडीशन, वो हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए। यूज इन द सेंस, या तो बिजनेस में हो सकता है या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हो सकता है, फैक्ट्री में हुआ, देन शोरूम में हुआ, कहीं ना कहीं वो यूज के लिए होना चाहिए अपने खुद के बिजनेस में, ठीक है। देन कम्स, या तो रेंटल में होना चाहिए, और है यहाँ पे दोनों भी हो सकता है, रेंटल में अलग से हो सकता है एंड प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अलग हो सकता है। तो रेंटल के लिए, अब रेंटल में सिर्फ अदर असेट्स अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अपन इंडिया 40 में देखे थे, अभी अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे इंडिया 16 में कवर होगा, ठीक है। देन कम्स, जो भी असेट है उसका मुझे कॉस्ट पता होना चाहिए, कॉस्ट मुझे पता होना चाहिए, अगर 1 लाख का है तो 1 लाख का पता होना चाहिए, मुझे कॉस्ट पता होना चाहिए, कॉस्ट शुड बी रिलायबली एस्टिमेटेड, ठीक है। ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो फिर इस केस में वो पर्टिकुलर एसेट को हम क्लासिफाई कर देंगे एज अ पीपीई। देन एडिशनल पॉइंट्स क्या है, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स है एंड एयर प्योरीफायर्स है, ये भी एसेट के अंडर क्लासिफाई होगा पीपीई के अंडर। क्यों? क्योंकि ये जो है ना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये हेल्प करते हैं दी अदर एसेट टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। देन कम्स, अगर कोई भी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ असेट है,
कोई भी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है और उसका नेचर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर असेट्स है और उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते या क्लब नहीं कर सकते इन वन सिंगल हेड, तो फिर उसको पीएनएल में राइट ऑफ कर दो। अब पीएनएल में राइट ऑफ कर दो, इसका एग्जांपल दूं तो हम गए कहाँ पर, समझो मैकेनिक शॉप में, पता है ना, उसमें छोटे छोटे जो है ना नट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और वो बल्क क्वांटिटी में होता है, बराबर। तो बल्क क्वांटिटी उस पर्टिकुलर जो दुकान है, उस पर्टिकुलर जो शॉप है, उसके लिए वो इन्वेंट्री है, वही बेचता है और वही काम करता है। तो फिर बहुत ज्यादा है यहाँ पे क्वांटिटी, और इसको मैं क्लब कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर सिंगल हेड के अंडर, और उसके लिए वो असेट है ना, उसके लिए वो असेट है, उसके लिए इन्वेंट्री है वो, तो फिर उसको हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, इसको राइट ऑफ नहीं करना है। समझो मैं कोई भी दूसरा शॉप में चला गया, कौन से शॉप में बताओ आपको, किराना शॉप में सोचो, किराना शॉप पता है ना तुमको, सुपर मार्केट, और यहाँ पे जो नट्स एंड बोल्ट्स पड़ा है, समझो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये काल्पनिक एग्जांपल है, नट्स एंड बोल्ट्स पड़ा है, ये कुछ ऐसा कुछ है क्या कि क्लब कर सकता हूँ मैं तूर दाल के साथ नट एंड बोल्ट्स को क्लब कर रहा हूँ? नहीं हो सकता है ना। तो फिर ये नट्स एंड बोल्ट्स क्या है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, समझा? ठीक है। एंड सिमिलरली जो बोल रहा था ना कि एक पर्टिकुलर असेट के अंडर क्लासिफाई कर सकता हूँ, तो फिर उसको मैं इसमें बैलेंस शीट में दिखा सकता हूँ अंडर सिंगल हेड। सिंपल। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? यस सर, क्लियर। देन कम्स, सर यहाँ पे हम सबने ये देखा कि डेफिनेशन क्या होगा, लेकिन अभी इंड एस 16 कौन से इंडेक्स के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, मतलब कौन से ऐसे असेट है जो अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे तीन ऐसा असेट है जो इंड एस 16 अप्लीकेबल नहीं होगा। अब तीन असेट ऐसा कौन सा है, कोई भी असेट को मैंने बिजनेस में यूज किया, बिजनेस में यूज किया, बिजनेस में यूज खत्म हो गया, और अब लग रहा है मुझे कि ये असेट को मुझे बेचना चाहिए, कि सेल ऑफ कर देना चाहिए। अब सेल ऑफ करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस है, वो कंडीशंस हम कहाँ पे सीखेंगे, इंड एस 105 में। कहाँ पे सीखेंगे, इंड एस 105 में स्पेसिफिक कंडीशन है कि वो एसेट शुड बी रेडी फॉर सेल, इमीडिएटली सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए, फिर उसके बाद मैनेजमेंट का इंटेंशन होना चाहिए, बहुत सारे कंडीशंस है, वो हम 105 में पढ़ेंगे। अगर वो कंडीशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो फिर उस केस में उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे, यानी उसको जो भी इंडेक्स का क्लासिफिकेशन अंडर 105 के अंडर करेंगे, हेल्ड फॉर सेल, यानी बेचना चाह रहा हो, ठीक है, बेचना जब चाह रहे हो तो फिर इंड एस 105 में आ जाएगा। इंड एस 16 अप्लीकेबल नहीं होगा, इंड एस 16 स्पेसिफिकली अप्लीकेबल होगा जब हेल्ड फॉर यूज है, ठीक है। देन कोई भी एसेट मैं मिनरल एक्सट्रैक्शन, मिनरल ऑयल्स के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ, तो फिर ये एसेट के ऊपर स्पेसिफिक इंड एस है 106 के अंडर वो कवर हो जाएगा, ठीक है। देन इंड एस वन सॉरी इंड एस 41 एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एसेट। अब एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एसेट यानी क्या है सर, ये है लिविंग प्लांट्स, लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फिर अगर कोई भी जो है ना, हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं लिविंग प्लांट्स है, लिविंग एनिमल्स है, तो फिर ये जो है ना पीपी के अंडर नहीं आएगा, ये जाएगा इंडेस 41। इंडेस 41 में भी बहुत सारे क्राइटेरिया, बट यहाँ पे सर, यहाँ पे एक और चीज है, उसको बोलते हैं हम बियरर प्लांट। कभी सुना है बियरर प्लांट का मतलब कुछ ऐसा वर्ड सुना है बियरर प्लांट, सुना है कि कभी? यस। क्या होता है, कुछ बता सकते हो? मतलब बेसिक आइडिया मैं बताऊंगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बट तुम्हारे तरफ से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन बता दो। इसको 12 महीना से ज्यादा लगते हैं कुछ तो हम्म प्रोडक्शन के लिए या हम्म। उसमें के लिए। लाइक मैंगो, मैंगो ट्री या कोई तो ट्री था, हम्म। उसमें तो आते हैं। ओके ओके, तो एक चीज यहाँ पे क्या है कि बायोलॉजिकल एसेट्स मतलब मेनली वो समझते हैं पहले। अब तुम लोग कभी देखे कि काव है, कोई भी एक इंसान है जो काव का प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब काव मेंटेन कर रहा है और उससे मिल्क निकल रहा है, मिल्क निकल रहा है और मिल्क को सेल कर रहा है, तो ये जो है ना, ये बायोलॉजिकल एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट है, ये जो है ना इंडेस 41 में जाएगा एग्रीकल्चर में। बट यहाँ पे बेरर प्लांट्स करके कोई एक चीज होता है, क्या होता है बेरर प्लांट्स, बेरर प्लांट्स आर स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर इंडिया 16।
क्या मतलब इंडिया 16 में स्पेसिफिकली कवर होता, मतलब यानी क्या है इसका मतलब कि जो भी मैंगो ट्रीज है, एप्पल ट्रीज है, मैंगो ट्रीज एंड एप्पल ट्रीज, इनका लाइफ पता है क्या कितना होता है? मैंगो ट्रीज का नॉर्मली 20 ईयर्स के आसपास होता है, एप्पल ट्रीज का लगभग 30 ईयर्स। यानी क्या, एक बार मैंने हार्वेस्ट कर दिया मैंगो ट्रीज एंड एप्पल ट्रीज, कर दिया, जाड़ मतलब जो भी ट्री है वो बढ़ गया, तो फिर एवरी ईयर उसी पर्टिकुलर जाड़ से मुझे मैंगोस मिलते रहेगा एंड एप्पल्स मिलते रहेगा। फिर से नेक्स्ट ईयर में मुझे कुछ हार्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक बार हार्वेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद उसी से मुझे सारा जो है ना एप्पल्स हो गया मैंगोस हो गया वो आते रहेगा इन फ्यूचर। तो इसको नॉर्मली बोलते हैं बेरर प्लांट। क्या बोलते हैं इसको? बेरर प्लांट्स। तो बेरर प्लांट्स है, तो बेरर प्लांट्स विल बी स्पेसिफिकली कवर्ड इन द इंडिया 16, स्पेसिफिकली कवर्ड इन द इंडिया 16। ये देखो क्या है बेरर प्लांट का, ये कि इट शुड प्रोवाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी क्या, मैंगो हुआ, देन एप्पल्स हुआ, कोई भी ट्रीज का, ये समझो समझो सीताफल का ये है जड़, तो फिर वो सीताफल का जड़ एक बार हार्वेस्ट कर दिया, तो फिर जो जो सीजन आएगा, जैसे सीताफल का सीजन आएगा तो फिर वो सीजन में वो सीताफल दे देगा, राइट, और उसको हम बेच सकते हैं, तो फिर ये बेरर प्लांट है। ऑफ लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए लाइफ, 1 साल से कम है तो फिर पीएनएल राइट ऑफ करते पीपी 16 में, सॉरी 16 में देखा था ना स्पेसिफिकली डेफिनेशन में, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंड वो जो है ना स्पेसिफिक लंबर एंड वुड के लिए यूज नहीं करना चाहिए। लंबर एंड वुड मतलब क्या, कभी सैंडलवुड का ये देखा है, पुष्पा पिक्चर देखा है, पुष्पा पिक्चर, तो उसमें वो सैंडलवुड चोरी करते हैं और उसको काटते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सैंडलवुड, वो पर्पस नहीं होना चाहिए। ये पर्पस सिंपली जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मैंगो हुआ देन एप्पल्स हुआ, इसको बेचने का इंटेंशन होना चाहिए, बराबर? इज दैट क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है देखो, एप्पल ट्रीज, मैंगो ट्रीज और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए। तो बेरर प्लांट है, बेरर प्लांट मतलब क्या है सर? एग्रीकल्चर मतलब ऐसा ट्री जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे रहा है, उसका लाइफ इज मोर देन 1 ईयर एंड कम्स, वो वुड और लंबर के लिए यूज नहीं होना चाहिए, एंड ये इसका लाइफ मेजरली 10 to 20 ईयर्स तक होता है, और एक हार्वेस्ट से हमें ईयर ऑन ईयर पर्टिकुलर सीजन में हमको वो पर्टिकुलर ये मिल जाता है, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइक मैंगो हुआ तो मैंगो, एप्पल हुआ तो एप्पल, सीताफल हुआ तो सीताफल। तो फिर ये बेरर प्लांट है, और ये बेरर प्लांट स्पेसिफिकली इंडिया 16 में कवर्ड है। किस पे कवर्ड है? 16, एग्रीकल्चर इसमें नहीं, एग्रीकल्चर इसमें अदर देन बेरर प्लांट जो भी है वो एग्रीकल्चर के इंडेस में कवर्ड है, दैट इज इंडेस 41। ठीक है, कुछ डाउट है? इंडेस का जो डेफिनेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है, इंडेस का डेफिनेशन जो है ना यहाँ पे कंप्लीट होता है, बराबर? फिर से एक बार, कि इंडेस डेफिनेशन में क्या क्या आता है सर? पहले टैंजिबल होना चाहिए, सेकेंड मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, थर्ड हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए, किसमें? प्रोडक्शन में होना चाहिए, या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होना चाहिए, या तो फिर मेरे शोरूम में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी यूज के लिए होना चाहिए, मेरे बिजनेस में। अदरवाइज रेंटल के लिए हो सकता है। अब रेंटल के लिए इन द सेंस, रेंटल अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग है, स्पेसिफिकली अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे देखी हमने? इंडेस 40 में देखा था, लैंड एंड बिल्डिंग इंडेस 40 में देखा था, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो इंडेस 16 में आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो रेंटल मिलेगा मुझे, तो फिर वो किस में जाएगा? इंडेस 116 के हिसाब से अकाउंट करेंगे उसको, ठीक है। देन कम्स, जो भी असेट यूज कर रहे हैं वो रिलायबली कॉस्ट जो है ना उसको मुझे पता होना चाहिए, रिलायबली एस्टिमेटेड कॉस्ट होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए उसका कॉस्ट क्या है। देन कम्स pollution and fire equipment specifically covered in India 16, okay। अगर कोई भी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है एंड विच इज नॉट ऑफ अ सिमिलर नेचर, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, उसका इनसिग्निफिकेंट वैल्यू कहाँ पे डिफाइंड है वो पता नहीं, वो बेस्ड ऑन दी बैलेंस शीट नेचर, मतलब उसका बैलेंस शीट का क्या ये है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, उसके बेसिस में हम इनसिग्निफिकेंट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, राइट ऑफ कर दो पीएनएल में। अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू है, सिग्निफिकेंट इन द सेंस कोई भी छोटे छोटे वैल्यू को हम क्लब करके एक पर्टिकुलर असेट क्लासिफिकेशन के अंडर ला सकते हैं, तो फिर उस केस में उसको पीएनएल में, सॉरी, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स कौन से आउट ऑफ स्कोप है? इंडेस 105 हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल आउट ऑफ स्कोप है, मिनरल ऑयल्स है और नेचुरल गैसेस है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? ये जो असेट्स है ये स्पेसिफिकली 106 के अंडर कवर्ड है, एंड एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल असेट्स 41 के अंडर कवर्ड है। अब आगे क्या है कि बेरर प्लांट्स, बेरर प्लांट जो है वो 41 के अंडर कवर नहीं होगा एग्रीकल्चर, वो स्पेसिफिकली 16 के अंडर कवर किया है। अब यहाँ पे बेरर प्लांट मतलब क्या है? ऐसे प्लांट्स जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देगा फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए प्रोड्यूस देगा, एंड वुड या फिर उसके लिए लंबर के लिए यूज नहीं कर रहा, ठीक है। और इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है? एप्पल ट्रीज, मैंगो ट्रीज, जो हमें ईयर ऑन ईयर प्रोड्यूस, एक बार हार्वेस्ट कर दिया, ईयर ऑन ईयर हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देता रहेगा, लाइक एप्पल्स हुआ, मैंगोस हुआ, ये सारे देते देते रहेगा,
ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, नोट्स में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट है कुछ? नो। हम्म, इसका कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हम्म, नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब आएगा, सर हमने डेफिनेशन देख लिया किसका, किसका डेफिनेशन देख लिया हमने, डेफिनेशन देख लिया पीपीई का, बियरर प्लांट का। ये दोनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन समझना चाहिए। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन कि इनिशियली रिकग्नाइज कैसे करेंगे। इनिशियल रिकग्निशन मतलब क्या है कि इनिशियली हम कॉस्ट जो इनकर करेंगे, इनिशियली हम लोग जो कॉस्ट इनकर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ पीपीई, तो फिर वो कौन से ऐसे कॉस्ट है जो कॉस्ट पीपीई में कैपिटलाइज करेंगे, और कौन से कॉस्ट ऐसे कॉस्ट है जो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, बराबर। तो इनिशियल रिकग्निशन मतलब क्या है, ऐसे कौन से कॉस्ट है जो हम कैपिटलाइज करेंगे, ऐसे कौन से कॉस्ट है उसको पीपीई में, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल रिकग्निशन भी अपन चार मॉडल पे देखेंगे, चार तरीके से देखेंगे। कौन से चार तरीके हैं? फर्स्ट इज कैश। हमने इंडेक्स 40 में भी देखा था ना ये चार तरीका, कैश में लेंगे, देन सेल्फ कंस्ट्रक्शन, देन डेफर्ड क्रेडिट, देन एक्सचेंज ऑफ असेट, राइट, देखे थे। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं परचेज बाय कैश। कैश में जब परचेज करेंगे, अब एक बार एक हाइपोथेटिकली सोच के बताओ मुझे कि हम जब भी हम पीपी परचेज करेंगे तो फिर कौन से ऐसे कॉस्ट है जो इंक्लूड करेंगे कॉस्ट में, बताओ। यस, बताओ, ट्राई करो। हेलो। यस। हाँ, कुछ तो रिस्पॉन्स दे दो। चलो मैं ही बताता हूँ, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो यार, सुबह सुबह। परचेज बाय कैश कैसा होगा? कैश में जब भी हम लोग कोई भी असेट को परचेज करते हैं, असेट मतलब, अब यहाँ पे तुम लोग पर्सनल एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं, तो बताओ इसमें कौन से कॉस्ट इंक्लूड होगा? समझो फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप परचेज करने गए, ये बिजनेस की साइड से नहीं दे रहा हूँ, खुद के एग्जांपल दे रहा हूँ, खुद का इन द सेंस पर्सनल एग्जांपल, जिसके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं है। बस फॉर एग्जांपल परचेज बाय कैश में कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होगा वो देगा। मैं सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट जो भी है, इन द सेंस जो मैं कैश पे करूंगा या बैंक से थ्रू पे करूंगा, जो भी कॉस्ट है, लैपटॉप का जो भी कॉस्ट है वो इंक्लूड कर दूंगा इसमें। लैपटॉप का जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, वो इंक्लूड करूंगा, राइट। यस। समझो इसके साथ में वारंटी लिया, और ये इनबिल्ट है। इनबिल्ट इन द सेंस, सर ये ऑप्शनल नहीं है, ये जो है ना, हमको लेना ही पड़ेगा। लैपटॉप ले रहे तो वो भी लेना पड़ेगा, ये वन टाइम कॉस्ट है ना। ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अगर लैपटॉप ले रहे हो तो वारंटी लेना ही पड़ेगा। तो वारंटी जब लेंगे, ये वन टाइम कॉस्ट है, इसको इंक्लूड करेंगे, राइट। चलो, ये तो समझ गया। अब बताओ, जब भी हम ट्रैवल करेंगे घर से लेके जो भी शोरूम है, क्या ये कॉस्ट इंक्लूड होगा? क्या ये कॉस्ट इंक्लूड होगा? अब ये घर से लेके, ये तुमको हाइपोथेटिकली लग सकता है कि सर घर से लेके शोरूम तक तो हम लोग रोज जाते हैं, ऐसा नहीं, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ पीपीई के लिए। पीपीई के लिए हम ट्रांसफर मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो करेंगे वो भी इंक्लूड होगा। स्पेसिफिकली हम किसके लिए, हम स्पेसिफिकली लैपटॉप लेने जा रहा है, बराबर, और कोई इंटेंशन है क्या? नहीं, तो स्पेसिफिकली जा रहे हैं तो फिर ये भी इंक्लूड होगा। और कोई भी ऐसे रिलेटेड एक्सपेंसेस है,
और ऐसे कोई भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, पीपीए, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे, राइट। कोई भी रिलेटेड एक्सपेंसेस हो। अब समझो एक और चीज है, हम क्या करेंगे, टैक्स भी पे करेंगे इसके ऊपर। लैपटॉप एक्विजिशन करने टैक्स भी पे करेंगे। जब टैक्स पे करेंगे इसमें भी दो चीज देखेंगे हम, टैक्स रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। रिफंडेबल मतलब क्या है सर, इसका जीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा। तो जीएसटी का क्रेडिट जब मिल रहा है तो फिर इसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा, इग्नोर। और नॉन रिफंडेबल है तो फिर उस केस में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक कॉस्ट टू अस। यस, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, ठीक है। तो 1 मिनट में खत्म हो रहा है, न्यू सेशन शुरू करते हैं। ये समझा, मतलब सिंपल बेसिस में परचेस कॉस्ट ऐड करेंगे, देन कम्स जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस, डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस, देन उसके बाद टैक्स देखेंगे, टैक्स रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल है तो इग्नोर करेंगे, नॉन रिफंडेबल है तो इंक्लूड करेंगे, बराबर। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ उसको इंक्लूड करेंगे, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस है नीचे देखते हैं हम, ठीक है। ये नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके सर। यस। तो स्टार्ट क्या क्या था, इनिशियल रिकग्निशन। अब इनिशियल रिकग्निशन का ये क्या था, एक्चुअल मीनिंग, कि हम जब परचेस करेंगे जो भी असेट है, तो फिर कौन से ऐसे कॉस्ट है सर कि वो कॉस्ट हम उस पर्टिकुलर असेट में कैपिटलाइज करेंगे, और ऐसे कौन से कॉस्ट है सर जो हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा इसमें। तो फिर उसके लिए एक एग्जांपल लिया था हमने कि लैपटॉप, समझो लैपटॉप परचेस करने जा रहे हैं, तो फिर उस केस में उसका परचेस प्राइस तो होगा ही, राइट, उसका परचेस प्राइस तो होगा ही, वो तो हमको देना ही पड़ेगा। देन टैक्स होगा, तो टैक्स में मुझे देखना पड़ेगा रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल है। रिफंडेबल यानी सेंस, इसका क्लासिक एग्जांपल हो सकता है जीएसटी क्रेडिट। अगर मुझे जीएसटी क्रेडिट मिल रहा है तो फिर वो मेरा कॉस्ट है ही नहीं ना, क्योंकि मुझे फिर से जो भी पैसा भर रहा हो तो फिर से मिल रहा है, तो फिर उस केस में इसको इग्नोर करेंगे, बराबर। लेकिन नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, ये मेरा स्पेसिफिक कॉस्ट है, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। देन ट्रैवलिंग कॉस्ट हुआ, स्पेसिफिकली मैं लैपटॉप परचेस करने जा रहा हूँ तो फिर उसका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, तो फिर वो ट्रैवलिंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग अपन ट्रैवलिंग बोल रहे हैं, नॉर्मली पीपीई के केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, तो फिर वो भी इंक्लूड करेंगे हम, राइट। समझो मैं वारंटी के परचेस कर रहा हूँ, वारंटी परचेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो कंपलसरी है। यानी लैपटॉप लिया तो लैपटॉप के साथ इनबिल्ट वो वारंटी बेचते ही है, तो फिर उस केस में वो लेना पड़ेगा, ये वन टाइम कॉस्ट है, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। समझो वो ऑप्शनल होता तो फिर मुझे लैपटॉप लेने से वारंटी, ऑप्शनल होता वारंटी, तो लैपटॉप मैं सिंगली ले सकता हूँ, मतलब सिर्फ लैपटॉप ले सकता हूँ, वारंटी की जरूरत नहीं है, तो फिर वो कॉस्ट इंक्लूड करना नहीं पड़ेगा। बट इट कंपलसरी है और वन टाइम कॉस्ट है, तो फिर उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फिर ये बेसिकली ये कॉस्ट है जो इंक्लूड करेंगे। देखो यहाँ पे परचेस एक्सपेंसेस, परचेस प्राइस जो है वो इंक्लूड करेंगे। रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे बोला कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ यहाँ पे, इसका डिटेल देखेंगे क्या है, बस फॉर यहाँ पे इसके लिए देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, देन लोडिंग अनलोडिंग। लोडिंग अनलोडिंग मतलब क्या है पता है ना, लोडिंग अनलोडिंग मतलब ट्रांसपोर्ट करने के बाद हमारे जो प्रीमाइसेस है, जो बिजनेस के प्रीमाइसेस है, जो भी ट्रक है या फिर को जो भी अपना कन्वेंस व्हीकल है उसमें से उठा के लेके आके मेरा प्रीमाइसेस में लगाना, इसको लोडिंग अनलोडिंग बोलते हैं। देन उसके बाद टैक्सेस हुआ, ये सारी चीजें क्या है, रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसको इंक्लूड करेंगे। एक आता है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। व्हाट इज दिस प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट? सर ये जो है ना प्रोविजन, अपन इंडिया 37 में अच्छे से देखेंगे प्रोविजन का मतलब क्या है वो देखेंगे, लेकिन डिसमेंटलिंग कॉस्ट 16 में ही देखेंगे। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट मतलब क्या है, जब भी पीपीई लेते हैं, जब भी पीपी परचेस करते हैं हम, उसका एक स्पेसिफिक लाइफ होता है, बराबर। जो भी पीपी परचेस करेंगे उसका या तो 10 साल होगा, या तो 15 साल होगा, या तो 20 साल होगा, इसका लाइफ स्पेन होता है ना, बराबर। तो फिर जब लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगा, समझो 15 ईयर्स है, ठीक है, उसके बाद जो है ना पीपीई को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा या डिसमेंटल करना पड़ेगा। सिंपली समझो डिस्पोज करना होगा पीपीई को, मतलब उसका तो यूज नहीं है अभी, उसका पूरा डब्ल्यूडीवी जीरो हो गया है। तो फिर उस टाइम में जो भी डिसमेंटलिंग का कुछ कॉस्ट आएगा मुझे, बराबर। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, समझो कोई भी असेट लिया, असेट का स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, वो पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद वो स्क्रैप हो जाता है, वो पर्टिकुलर पीपी जब स्क्रैप हो जाएगा तो फिर उसको स्क्रैप में डालने के लिए या डिसमेंटल करने के लिए या फिर डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो फिर उसके लिए पर्टिकुलर कॉस्ट लगेगा। समझो कॉस्ट लगेगा 1 लाख रुपीज,
फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करते हैं, ये जो 1 लाख रुपीज 15 साल बाद लगने वाला है। कब लगने वाला है? 15 साल बाद। 15 साल बाद लगने वाला है का आज ही प्रोविजन बना के रखते हैं उसका। क्या करेंगे, आज के दिन जब परचेस करूंगा मैं, उसी के दिन मैं क्या करूंगा, उसका प्रोविजन बना के रखूंगा। और वो प्रोविजन भी हम कॉस्ट, परचेस कॉस्ट में ऐड करेंगे। समझा क्या बोला? अब इसका प्रोविजन कैसे बनाएंगे सर? इसका प्रोविजन जो है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस में बनाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो मतलब उस टाइम में 15 ईयर्स के बाद या 5 साल के बाद, जो भी उसका लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन के एंडिंग में कोई भी हमारा कैश फ्लो इनकर होने वाला है, उसको आज के डेट में डिस्काउंट करके हम उसका जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ पीपीई में इंक्लूड करेंगे। इज दैट क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? क्लियर। चलो एक और चीज समझते हैं। समझो, ऐसे भी होते हैं ना कभी कभी, जो भी पीपी है ना, पीपी लैंड है, लैंड में फिक्स कर देते हैं हम पीपी को। कोई भी बड़ा बड़ा मशीनरी है, उसको लैंड में फिक्स कर देते हैं, बराबर। और वो समझो वो लैंड मैंने क्या किया, रेंटेड आउट किया है। रेंटेड आउट मतलब किसी से रेंट पे लिया है, उसके ऊपर मेरा मशीनरी इंस्टॉल किया है लैंड पे। अब क्या है, इसका जो लाइफ स्पैन है समझो 10 ईयर्स है। कितना है? 10 ईयर्स। ठीक है। 10 ईयर्स के बाद मुझे ये लैंड को रिस्टोर करना पड़ेगा ना, बराबर। वहां पे कुछ भी कोई भी डैमेजेस हो सकता है वो लैंड पे, या फिर उसका जो लोकेलिटी है वो डैमेजेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो जो पर्टिकुलर मशीनरी वो पर्टिकुलर लोकेशन में यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें लगते हैं। और वो बहुत सारी चीजें मतलब, फॉर एग्जाम्पल जो भी कचरा होगा या फिर लैंड को डैमेज हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो भी है, इसको रिस्टोर करना है, इसको रिस्टोर करना है, लैंड को रिस्टोर करना है। जब रिस्टोर करेंगे, वो जो प्लेस है, प्लेस को रिस्टोर करना है टू दी ओरिजिनल पोजीशन, जब हमें मिला था रेंट में, उसको रिस्टोर करना है, उस पोजीशन में रिस्टोर करना है। तो फिर रिस्टोर करने कुछ कॉस्ट लगेगा ना, कुछ तो कॉस्ट लगेगा रिस्टोर करना है, ऐसे फुकट में कौन करके देगा? तो फिर कॉस्ट जो भी है, जो भी समझो 5 lakhs है, 10 lakhs है, तो ये वाला जो कॉस्ट है इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। उस टाइम का जो कॉस्ट है उसको हम आज ही प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन कैसा? इसको डिस्काउंट करेंगे पीवी में, जो 5 लाख इनकर करने वाले हैं उसको डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में कितना वैल्यू है उसको हम कॉस्ट ऑफ पीपी में इंक्लूड करेंगे। यस? समझा? एनी डाउट? तो क्या था? परचेज बाय कैश। परचेज बाय कैश इन द सेंस कि हम कोई भी पीपीई कर रहे हैं उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे कॉस्ट है जो पीपीई में इंक्लूड होगा, बराबर। अब पीपीई में कौन से कॉस्ट है? सबसे पहला परचेस कॉस्ट जो है, परचेस कॉस्ट जो है वो इंक्लूड करेंगे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट। देन कॉस्ट उसके आता है रिलेटेड एक्सपेंसेस। रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या क्या आएंगे? समझो लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फिर जो भी है अनलोडिंग, सारे एक्सपेंसेस जो है वो रिलेटेड होना चाहिए, डायरेक्टली रिलेटेड टू दी परचेज ऑफ पीपी होना चाहिए, डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज ऑफ पीपी। तो फिर उस केस में उसको इंक्लूड करेंगे। और एक लास्ट कॉस्ट आता है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अब प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्या है कि लाइफ स्पैन के ईयर एंड में, मतलब जो भी लाइफ स्पैन है पर्टिकुलर पीपीई का, उस ईयर लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे कि उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, या तो डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, या तो फिर वहां जहां पे वो इंस्टॉल्ड है वो प्लेस को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो फिर इस केस में वो प्लेस को रिस्टोर करने कुछ कॉस्ट लगेगा सर। अब वो कॉस्ट को क्या करेंगे हम, 10 ईयर्स के बाद, जो भी 20 ईयर्स के बाद लाइफ स्पैन के बाद हमें जो कॉस्ट इनकर करना है उसी का आज प्रोविजन बना के रखेंगे। क्या करेंगे? आज प्रोविजन बना के रखेंगे, और आज वो जो प्रोविजन है वो उसको ऐड करेंगे। अब प्रोविजन कैसे बनाएंगे? पीवी। पीवी मतलब क्या? वो जो कैश फ्लो इनकर करने वाले हैं उसको हम डिस्काउंट करेंगे करंट रेट में, आज के दिन में डिस्काउंट करेंगे, और आज के दिन में डिस्काउंट करके उसको अपने कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, यस सर। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो ये देखो, दिस इज समथिंग अपना जो परचेज कॉस्ट में आ जाएगा। कौन से कॉस्ट है? सबसे पहला आ गया परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस जो भी है वो आ गया। अब परचेज प्राइस आ गया। अब बताओ यहाँ पे परचेज प्राइस में हम जब भी नेगोशिएट करने जाएंगे, परचेज करने जाएंगे, मैंने परचेज करने गया, परचेज प्राइस, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। हाँ बताओ, कौन सा डिस्काउंट हम प्राइस में इंक्लूड करेंगे, कौन सा इंक्लूड नहीं करेंगे?
बताओ ट्रेड डिस्काउंट करेंगे, कैश डिस्काउंट नहीं करेंगे। क्यों, रीजन बताओ, रीजन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। चलो मैं बताता हूँ। बिल- बराबर है, आंसर बराबर है कि ट्रेड डिस्काउंट। हाँ कुछ बोल रहे थे ना भूमि, बताओ। नहीं सर, कंटिन्यू। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट। हम जा रहे हैं परचेस करने, और यहाँ पे परचेस फाइनल नहीं हुआ है। परचेस फाइनल नहीं हुआ है। परचेस करने से पहले मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ, जो भी ट्रेडर है, मतलब जो भी प्रोवाइडर है मेरा पीपी, उसके साथ नेगोशिएट कर रहा हूँ। और नेगोशिएट करने के बाद समझो यहाँ पे ₹1 लाख का ये था मेरा सेट। 1 लाख का था, वो मान गया 80,000 में देने के लिए। ठीक है। ये जो भी डिफरेंस ऑफ 20,000 है, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इन द सेंस क्या, कि यानी नेगोशिएशन में बिफोर परचेज ऑफ असेट, बिफोर परचेज ऑफ असेट हमें जो भी डिस्काउंट मिलता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब जाके मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, अब जाके यहाँ पे मेरा फाइनल इनवॉइस बन जाएगा। क्या बनेगा, फाइनल इनवॉइस बनेगा 80,000 के बेसिस में। ठीक है। क्लियर है ये, कि हमने परचेस करने से पहले हमने नेगोशिएट किया और हमें डिस्काउंट मिल गया। ये डिस्काउंट हम जो है ना, इन बिल्ट हम लोग नॉर्मली हम दिखा देते ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। बराबर, 80,000 का इनवॉइस बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आया कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट क्या है सर, समझो कब कभार ऐसा होता है क्रेडिट में दिया होता है। जो भी सप्लायर है हमारा पीपी का, वो क्या होता है क्रेडिट में दिया होता है। अगर उसको खुश कर दिया, कैसे खुश किया सर, हमने क्या किया, पेमेंट जल्दी कर दिया। पेमेंट करना था मुझे, समझो 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स में पेमेंट करना था, बट मैंने पेमेंट 1 मंथ के अंदर कर दिया। वो बंदा खुश हो गया, बोला कि भाई साहब क्या इंसान है, 1 महीने में पेमेंट कर दिया। तो फिर ये क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि चलो तुम 80,000 देना था ना, 78,000 दे दो और 2,000 सेटलमेंट कर लो, 2,000 डिस्काउंट। तो ये क्या हुआ, कैश डिस्काउंट हुआ। ये क्या है, कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ इनवॉइस आया। बराबर। बुक्स में मैंने ये जब किया होगा ना, ये वाला, तो ये मैंने एंट्री किया होगा। एंट्री क्या किया होगा, परचेज जब करूंगा, तो परचेज टू क्रेडिटर्स 80,000, 80,000, या फिर हम ग्रॉस अमाउंट दिखाएंगे और बचे डिस्काउंट में दिखा देंगे। बराबर। अब ये पे बुक्स में मेरा 80,000 है, मैंने पे किया 78,000। ये 2,000 का जो डिफरेंस है वो कैश डिस्काउंट है। ये कैश डिस्काउंट को हम परचेस पीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। किस में ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल में। राइट, क्लियर है। सिंपल सा यस। चीज है, सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल है। ट्रेड डिस्काउंट को इंक्लूड करेंगे, कैश डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। कैश डिस्काउंट इज एडिशनल बेनिफिट, ऐसे समझ लो। ठीक है। देन रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से आ गए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आ गया। ट्रांसपोर्टेशन सर, मेरे जो जहाँ से पीपी हमें टू दी प्लेस ऑफ बिजनेस, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ से प्रोवाइड कर रहा है, जो भी प्रोवाइडर ऑफ सप्लायर है अपना पीपीई का, वहां से लेके जहां तक मेरा बिजनेस का, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो आएगा। लोडिंग एंड अनलोडिंग आएगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस जो है वो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है, वो भी इंक्लूड होगा। देन कोई भी ऐसा पीपी है जिसको इंस्टॉलेशन लगेगा, स्पेसिफिकली इंस्टॉलेशन लगेगा, वो एक इंक्लूड होगा कॉस्ट में। साइट प्रिपरेशन चार्जेस ये भी इंक्लूड होगा। प्रोफेशनल फीस इंक्लूड होगा। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इंक्लूड होगा। अब प्रोफेशनल फीस क्या है, साइट प्रिपरेशन चार्जेस क्या है, समझो कोई भी एक ऐसा पीपी है जिसको अलग से अरेंजमेंट लगेगा। अलग से अरेंजमेंट इन द सेंस, उसको वो पर्टिकुलर मशीनरी को हमें स्टोर करना है एक ऐसा जगह में जहाँ पे द टेम्परेचर इज -4 -5 डिग्रीज। तो वहां पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना मुझे, -4 -5 डिग्रीज। तो फिर वो साइट प्रिपरेशन चार्जेस है, तो फिर ये जो एक्सपेंसेस है ये इंक्लूड करेंगे। देन प्रोफेशनल फीस, जो भी उसको इंस्टॉल करने आएगा, जो भी बंदा उसको इंस्टॉल करने आएगा, स्पेसिफिकली आ रहा है वो पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट करने, तो फिर इंस्टॉल करने उस पर्टिकुलर एसेट को, तो फिर वो भी इंक्लूड होगा। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस देख लिया हमें। और ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विल बी इंक्लूडेड इन पीपीई। यानी कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस है, डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेस ऑफ प्रॉपर्टी है, वो इंक्लूड होगा। इज दैट क्लियर, समझा बट। यस। हाँ। देन देखा था हमने डीकमीशनिंग कॉस्ट या डिसमेंटलिंग कॉस्ट या रिमूवल कॉस्ट या रिस्टोरेशन कॉस्ट। यहाँ पे एक और है रिस्टोरेशन कॉस्ट। रिस्टोरेशन कॉस्ट, हाँ।
इसको कैसे हम रिकग्नाइज करेंगे? इसका आंसर देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ रिमूवल विच इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द पीपीई। ठीक है, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे इन दी कॉस्ट ऑफ पीपीई। देन आएगा मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ पीपीई। टोटल कॉस्ट ऑफ पीपी, अगर इनकेस कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स है वो लेस कर देंगे। गवर्नमेंट ग्रांट्स यानी कोई कोई ऐसा होता है ना, बिजनेस को प्रमोट करने गवर्नमेंट क्या देता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स की तुम लोग परचेस कर लो 80,000 का। तुम लोग जो भी पीपीई है, पीपीई समझो 80,000 का परचेस कर लो, उसमें से हम 50,000 हम लोग फंड करेंगे। कौन? गवर्नमेंट करेगा। और 30,000 तुमको पे करना पड़ेगा। तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है वो भी लेस करना पड़ेगा। तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा इनिशियल रिकग्निशन टू बी रिकग्नाइज्ड फॉर द पीपीई। क्या ये समझा आपको? समझा बाबू? यस। देन कम्स, सर ऐसे ये तो कॉस्ट देख लिया हमने कि डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, ये तो पता चल गया मुझे कि क्या क्या डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस है विच शुड बी इंक्लूडेड इन द पीपीई। ये तो सिंपल था। अब बताओ कि ऐसा कौन सा एक्सपेंसेस जो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे? तो फिर ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है? हम इंडिया 40 में देखा था ना, जो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। यस, विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। कौन से एक्सपेंसेस है? यस। तो हमने वहां पे कौन से um, एक्सपेंसेस देखा था? एक मिनट। एक्सपेंस्ड ऑफ टू पीएनएल। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एक ऐसा चीज है विच इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द परचेज ऑफ पीपी। तो एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन एक्सपेंसेस कुछ भी करेंगे तो वो पीएनएल में ट्रांसफर होगा। देन इनॉग्रल एक्सपेंसेस था। देन उसके बाद हम और एक कौन सा कॉस्ट देखा था? डे टू डे एक्सपेंसेस कॉस्ट देखे थे। डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो देखे थे। ये सारे एक्सपेंसेस जो ऐसा है वो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है, देखो जो कैपिटलाइज दिख रहा है ये स्क्रीन। expenses which are not allowed to capitalize in cost of PPE, advertisement expenses, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करेंगे। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, या सेरेमनी एक्सपेंसेस। इनॉग्रेशन मतलब क्या? कुछ फंक्शंस वगैरह किया। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ओवरहेड्स इन द सेंस ये पे यहाँ पे हम बोलेंगे डे टू डे एक्सपेंसेस समझो। देन कम्स स्टाफ ट्रेनिंग। यहाँ पे स्टाफ ट्रेनिंग क्यों बोल रहे हैं कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड? समझो मैंने स्टाफ को ट्रेन कर दिया उस पर्टिकुलर असेट के लिए, क्या वो पर्टिकुलर स्टाफ वो असेट के लिए लाइफ टाइम काम करेगा क्या? बताओ। नहीं ना। उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, वो ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं दूसरे जगह में चला जाएगा। तो फिर ये जो स्टाफ को ट्रांसफर कर रहे हैं विच इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द पीपी, कॉस्ट ऑफ पीपी। हम उसको ट्रेन करेंगे, वो पूरा साल मतलब उसके लाइफ टाइम तक वो पीपी के ऊपर काम नहीं करेगा, वो अपॉर्चुनिटी मिला तो ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब दूसरे जगह चला जाएगा। तो फिर इस केस में जो भी पीपी का जो भी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है उसको भी एक्सक्लूड करेंगे। देन जो भी ऑपरेटिंग लॉस है, इनिशियल स्टेज में जो भी करते हैं ऑपरेटिंग लॉस, मतलब नया नया बिजनेस चालू किया और उसके बाद लॉसेस कुछ इनकर किया, तो फिर उस केस में वो भी एक्सपेंसेस, वो भी लॉस जो है ना, उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। चलो आगे देखते हैं। एक होता है, समझो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया? बिजनेस स्टार्ट। बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करके एक पीपीई इंस्टॉल किया। पीपी इंस्टॉल किया, सर पीपी इंस्टॉल किया, सी ठीक है। पीपी इंस्टॉलेशन जो भी चार्जेस है, परचेज कॉस्ट, देन कम्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, देन कम्स डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये सारी चीजें, डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सीखेंगे, डोंट वरी। ये सारे कॉस्ट इंक्लूड हो गया। बट ये जो पीपी ना सर, इसको टेस्ट करेंगे हम, बराबर ना? पीपी जो है ना, उसको इंस्टॉल करने के बाद या इंस्टॉल करने से पहले ही हम टेस्ट करेंगे वो पीपी। कि अगर समझो एग्जांपल लेता हूँ, रूपा कंपनी, पता है ना रूपा बनियान कंपनी, बनियान एंड, जान दो आगे बनियान कंपनी रूपा, पता है ना? वो अगर जो भी पीपी है वो इंस्टॉल करने जा रहा है, ठीक है, इंस्टॉल करने से पहले वो चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर जो
मशीनरी है, उसमें से मेरा जो भी मटेरियल इनपुट करने के बाद आउटपुट जो है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। समझो ये मशीनरी है, इसको इनपुट किया मैंने कोई भी एक रॉ मटेरियल, आउटपुट जो है ना मेरा वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा, बराबर। तो फिर यहाँ पे चेकिंग टेस्टिंग के टाइम में कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं उसको, टेस्टेड आउटपुट आएगा मुझे, या इसको बोलेंगे मैं सैंपल यूनिट्स। यस, बराबर। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यस सर। देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे हम, बिजनेस स्टार्ट किया, पीपी इंस्टॉल करना है मुझे। अब पीपी इंस्टॉल करने के पहले मुझे कुछ टेस्ट करना पड़ेगा उसको, बराबर। जब टेस्ट करूंगा तो उसमें से कुछ सैंपल यूनिट्स निकल के आएंगे मुझे, बराबर। सैंपल यूनिट्स निकल के आएंगे। अब ये सैंपल यूनिट्स का कुछ कॉस्ट भी लगेगा, सैंपल यूनिट का कॉस्ट भी लगेगा। समझो यहाँ पे इसको सेल भी कर दिया मैंने, सैंपल यूनिट का कॉस्ट भी लग गया और सेल भी कर दिया। तो बताओ कि सर ये तो मेरा रेवेन्यू हो गया ना सेल करने के बाद, क्या इसको पीपी में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूं क्या? सैंपल यूनिट्स को मैं पीपी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूं क्या? नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडिया 16 क्या बोल रहा है, हम टेस्ट करने टाइम पे जो भी सैंपल यूनिट्स है उसको प्रोड्यूस करने टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर मेरा सैंपल यूनिट्स आ गया आउटपुट। ये सैंपल यूनिट्स का जो कॉस्ट है और ये सैंपल यूनिट्स का जो सेल है वो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे इन कॉस्ट ऑफ पीपी। मतलब कैसे सर, जो भी सेल आ रहा है मुझे, समझो मेरा 100 रुपए का सेल है और 50 रुपीज का मेरा कॉस्ट है, तो फिर मेरा ₹50 जो है ना इसको मैं कॉस्ट में ऐड कर दूंगा या फिर कॉस्ट में से लेस कर दूंगा। अगर ये मेरा रेवेन्यू है तो लेस हो जाएगा क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, और अगर कॉस्ट है तो ऐड होगा क्योंकि अल्टीमेटली हम कॉस्ट निकल रहे हैं पीपीए का। समझा? कुछ डाउट है इसमें? कुछ डाउट है? फिर से बताओ। नो तो जो सर। भी जो भी सैंपल यूनिट्स हम निकालेंगे, तो सैंपल यूनिट्स पीपी टेस्ट करने के टाइम में हम सैंपल यूनिट्स निकालते हैं फॉर द पर्पस इनिशियली टेस्ट करने। तो फिर ये सैंपल यूनिट्स क्या करेंगे, सेल कर देंगे और इसके रिलेटेड कुछ कॉस्ट लगा होगा, तो फिर इनको नेट ऑफ कर देंगे। जो भी नेट ऑफ होगा, अगर मेरा रेवेन्यू है, यानी क्या, मेरा जो सेल है वो ज्यादा है कॉस्ट से मेरा, तो फिर ये मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या होगा मेरा पीपीई जो है ना कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। एंड जो भी कॉस्ट है तो वो ऐड हो जाएगा, सिंपल। मेन चीज यहाँ पे क्या है, हम कैपिटलाइज कर देंगे इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। वेरी सिंपल। क्या नोट से देखो, द एंटिटी रिसीव्स एनी कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज, देन द कैश डिस्काउंट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। राइट, जो भी कैश डिस्काउंट है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। देन जो भी स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द सेल ऑफ सैंपल यूनिट्स, जो भी हमें रियलाइज होगा सेल फ्रॉम, has been realized in excess of cost of sample units, then excess realization will not be transferred to P&L, it will be deducted from the computing PPE। यानी क्या, सेल करने के बाद सेल करूंगा तो सेल का कॉस्ट मेरा रेवेन्यू आ गया, ये हो गया रेवेन्यू, नहीं बोल सकते, ये मेरा रियलाइज स्क्रैप रियलाइजेशन बोल दो। स्क्रैप रियलाइजेशन और मेरा कॉस्ट है, इन दोनों को लेस कर दूंगा। अगर मेरा रेवेन्यू ज्यादा है, मतलब जो भी स्क्रैप रियलाइजेशन ज्यादा है तो फिर उसको लेस कर दूंगा, अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा है तो ऐड कर दूंगा पीपीई में, ठीक है। देन कम्स द डिसमेंटलिंग कॉस्ट और रिमूवल कॉस्ट और रिस्टोरेशन कॉस्ट। इसका मीनिंग बताया यहाँ पे, मीनिंग है, एक बार रीड कर लो मीनिंग, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया ऑलरेडी। कर लिया रीड? यस। यस सर। समझा? उसमें कुछ डाउट, डिसमेंटलिंग रिमूवल कॉस्ट या, क्योंकि पीपीई के केस में ना हम नॉर्मली हम सब कुछ कर लिया है, मतलब हमको पता है डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या है। देन उसके बाद हमें पता है कि जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जैसे एडवर्टीजमेंट, इनॉग्रल एक्सपेंसेस, जो भी प्रॉब्लम पॉइंट है ना वो यहाँ पे डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्योंकि नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या करना है, कैसे करना है, वो एक कॉस्ट ये होता है, तो फिर सिंपल है हमारा। फ्यूचर में जो भी कॉस्ट इनकर करने वाले हैं, फ्यूचर में जो भी कॉस्ट इनकर करने वाले हैं उसको क्या करूंगा मैं, प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करूंगा। आज के डेट में क्या कॉस्ट है उसका,
वो डिस्काउंट करूंगा, वो जो वैल्यू है वो इंक्लूड कर दूंगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, समझो एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल बाद में करते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरा मशीनरी है, ये मेरा मशीनरी है, जो भी मशीनरी है समझो, कुछ भी हो सकता है, ये मेरा मशीनरी है। इसका कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट 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 इज ₹10,000। देन कम्स द रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी है रिलेटेड एक्सपेंसेस कम्स आउट टू बी ₹5,000। ठीक है, एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी है इसका। और डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है ना वो दिया होगा क्वेश्चन में, डोंट वरी अबाउट दैट, क्वेश्चन में दिया होगा, हमें सिर्फ डिस्काउंट करना होगा उसको। तो समझो ये है डिसमेंटलिंग कॉस्ट ₹1,000। ठीक है, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है यहाँ पे, 10% समझो, और इसका यूजफुल लाइफ है 2 years का। ठीक है, अब मुझे पीपी का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, पीपी का कैलकुलेशन। तो बताओ पीपी का कैलकुलेशन कैसे होगा, कॉस्ट तो आ ही जाएगा 10,000 का, बराबर। फिर उसके बाद रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ये भी आ ही जाएगा 5,000 का। देन डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैसे निकलेंगे हम, डिसमेंटलिंग इन फ्यूचर ₹1,000 इनकर करना है मुझे, बराबर। 1,000 इन फ्यूचर इनकर करना है मुझे 10% के रेट से। 2 years डिस्काउंट करके बताओ कितना आएगा ₹1,000, बताओ कितना आएगा। .26 आएगा सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग रेट। तो अब इसका आएगा 826, बराबर। 826, तो फिर मेरा कॉस्ट कितना हुआ टोटल, 15,000 प्लस 826। तो मेरा कॉस्ट ऑफ पीपीई कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ पीपीई कितना हुआ, 15826। समझा ये एग्जाम्पल क्या था, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, इजी वाला, ग्राउंड लेवल एग्जाम्पल। हेलो। Yes, sir. समझा। हम्म, Yes, sir. क्या किया हमने यहाँ पे, उसको 2 year के बाद वाला आज प्रेजेंट रेट में डिस्काउंट किया। कैसे करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट रेट पता पता है ना कैसे करते हैं, 1.1 करते हैं, डिवाइड करते Yes. हैं 1 2, और आ जाएगा 8.826 आएगा, इंटू कर देंगे तो फिर ये अमाउंट आएगा, ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ पीपीए। सिंपल। आज जो भी किया वो एक बार रिवाइज कर देते क्या, फिर कल जो है ना, कल किससे स्टार्ट करेंगे हम, डिसमेंटलिंग जो डिस्काउंट किया यहाँ पे, डिस्काउंट किया, इसको आगे अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आगे अकाउंटिंग इन द सेंस आज के डिस्काउंट क्या, समझो आज में प्रेजेंट वैल्यू में लेके आया, तो फिर इसके ऊपर क्या होगा, ईयर ऑन ईयर 10% के हिसाब से अनवाइंडिंग कॉस्ट आएगा। क्या आएगा, अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग इन द सेंस, समझो अपन जैसे डेफर्ड क्रेडिट के केस में इंटरेस्ट कैसे होता है, वैसे यहाँ पे अनवाइंडिंग कॉस्ट रहता है। तो अनवाइंडिंग कॉस्ट को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, बराबर। ईयर ऑन ईयर रिकग्नाइज करूंगा मैं अनवाइंडिंग कॉस्ट, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, जब भी मेरा पेमेंट होगा डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, तो बैंक, सॉरी, जो भी प्रोविजन किया था मैंने, प्रोविजन टू बैंक करके खत्म कर दूंगा। इसका वो डिटेल अकाउंटिंग कल पढ़ते हैं हम, आज रिवाइज कर लेते हैं एक बार सारा चीजें क्या क्या किया था हमने। सबसे पहला स्टार्ट किया था हम इंडेस 16 पीपी, न्यू इंडेस है आज का। तो न्यू इंडेस में सबसे पहला हम पीपीई का डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या पीपीई का डेफिनेशन है सर, इसमें 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दो तो फिर तुम पीपीई में क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन इज इट इज टेंजिबल, टेंजिबल होना चाहिए, दैट इज यू कैन सी इट, यू कैन टच इट। ठीक है, अगर इनटेंजिबल होगा, इंडियस 38 इनटेंजिबल का अलग से इंडियस है, वो पढ़ेंगे हम अलग से। देन कम्स हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए, हेल्ड फॉर यूज इन द सेंस प्रोडक्शन में होना चाहिए, या तो एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, या तो सेलिंग डिपार्टमेंट में होना चाहिए, मेरे खुद के बिजनेस में यूज होना चाहिए।
अदरवाइज वो रेंटल में दिया होना चाहिए, यानी रेंटल में चढ़ाया होना चाहिए। अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमने इंडिया 40 में पढ़ा था, तो फिर उसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, बट अदर एसेट्स विल बी इंक्लूडेड इन इंडिया 60। ठीक है। और जो भी रेंटल है, जो भी रेंटल हम कैसे किस में पढ़ेंगे, जो भी रेंटल रिसीव होगा उसका अकाउंटिंग हम इंडिया 116 दैट इज लीजेस में पढ़ेंगे। ठीक है। देन इकोनॉमिक लाइफ शुड बी मोर देन 1 ईयर एंड कॉस्ट शुड बी रिलायबली एस्टिमेटेड। ठीक है। एंड एक और कंडीशन ऐसा हो सकता है कि जो भी हम पीपी का रिलेटेड इकोनॉमिक वैल्यू है, इकोनॉमिक यानी उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, वो एंटिटी को होना चाहिए, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो एंटिटी को होना चाहिए। ठीक है। देन कम्स जो भी पोल्यूशन एंड फायर इक्विपमेंट है, तो फिर ये जो है ना, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इन जनरेटिंग द कैश फ्लो, तो फिर ये भी पीपी में क्लासिफाई करा जाएगा और ये पीपी में कवर हो जाएगा। देन कम्स दी सिग्निफिकेंट वैल्यू और इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। कोई भी ऐसा असेट है, फॉर एग्जांपल मोल्ड्स एंड डाइस है, जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन वन इंडिविजुअल हेड, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल हेड में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम, और उसको हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, तो फिर वो कर सकते हैं हम। अदरवाइज वो सिमिलर नेचर का नहीं है और ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो फिर उस केस में उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखा था हमने। देन कम्स कौन से ऐसे ऐसे असेट है जो इंडिया 16 के आउट ऑफ स्कोप है, तो फिर इंडिया 16 के बाहर कौन सा आता है, 105 इन द सेंस जो भी असेट हेल्ड फॉर सेल है वो 105 में क्लासिफाई करेंगे। इंडिया 16 वी डू नॉट बी applicable on that particular asset. Then comes the asset used in extraction of mineral oils and minerals वगैरह, तो फिर उस केस में इंडिया 106 स्पेसिफिक इंडिया विल बी applicable on this particular asset. Then जो भी बायोलॉजिकल असेट है, एग्रीकल्चर असेट है, उसके ऊपर इंडिया 41 applicable होगा। बट यहाँ पे एक कैच है कि बेयर प्लांट जो है ना, वो स्पेसिफिकली इंडिया 16 में कवर्ड है। बेयर प्लांट इज नथिंग बट द ट्रीज विच गिव्स, मतलब जो लॉन्ग लाइफ को होगा मोर देन 1 ईयर, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर देन 1 ईयर के लिए देगा, एंड ये वुड और लंबर के लिए यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। देन कम्स दी देन कम्स इनिशियल रिकग्निशन। इनिशियल रिकग्निशन क्या है कि परचेज बाय कॉस्ट, इसमें भी 4 मेथड है, परचेज और बाय कैश, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, एक्सचेंज ऑफ एसेट, और उसके बाद डिफर्ड क्रेडिट। ये हमने इंडेक्स 40 में भी देखा था, इसमें थोड़ा सा एडिशनल है, तो फिर वो देख रहे हैं हम। परचेज बाय कॉस्ट क्या है, परचेज बाय कॉस्ट में 3 मेजर हेड्स हो गए, एक परचेज कॉस्ट, देन रिलेटेड एक्सपेंसेस, देन प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अब परचेज कॉस्ट क्या है, विच वी पे, मतलब जो हम पे करेंगे कॉस्ट, जो भी परचेज कॉस्ट है मेन। देन रिलेटेड एक्सपेंसेस कम्स टू बी ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसिट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, रिफंडेबल है तो उसको इग्नोर करेंगे, बराबर। देन कम्स डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग नथिंग बट कि हम जो भी सेट है, जो भी पीपीई है, उसके एंडिंग लाइफ में, मतलब लाइफ स्पेन खत्म होने के बाद उसको रिस्टोर करना पड़ेगा या तो डिसमेंटल करना पड़ेगा। ये जो भी कॉस्ट है हम इनिशियली रिकग्नाइज कर देते हैं। कैसे रिकग्नाइज करेंगे, वो जो कॉस्ट हम फ्यूचर में इनकर करने वाले हैं उसको हम क्या करेंगे, आज के रेट में डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में, और ये प्रेजेंट वैल्यू जो भी आएगा वो कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, बराबर, वो कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ये रहा यहाँ पे ऑल द एक्सपेंसेस विच वी हैव टू इंक्लूड इन दी कॉस्ट ऑफ पीपीई। सारी चीजें देखो। देन कम्स दी सैंपल यूनिट्स। सैंपल यूनिट्स क्या था सर, सैंपल यूनिट्स यानी इनिशियली वी टेस्ट दी पीपी को टेस्ट करेंगे, अब वो टीपीपी को टेस्ट करने के बाद उसमें से सैंपल यूनिट्स निकलेंगे। अब ये सैंपल यूनिट जो निकलेंगे इसको मे बी कम, मे बी कॉस्ट से भी कम में बेचना होगा, या कॉस्ट से ज्यादा ही बेचना होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर कॉस्ट से कम बेच रहे हैं, कॉस्ट से हम कम दाम में बेच रहे हैं, तो फिर जो भी कॉस्ट है वो ऐड कर देंगे पीपीई के कॉस्ट में। अगर मेरा कॉस्ट स्क्रैप रियलाइज ज्यादा है एंड कॉस्ट कम है, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है उसको लेस कर देंगे मेरे पीपीई से। इज दैट क्लियर, सिंपल। देन कम्स दी डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, ये देखा था, उसका एक एग्जांपल देखा था हमने। देन ऐसे कौन से कॉस्ट है जो इंक्लूड नहीं होंगे पीपीई में, कौन से थे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सॉरी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, देन एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ओवरहेड्स, इनॉग्रल एक्सपेंसेस, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग लॉस, जो भी है ये हम पीपीई के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ तक हमने आज किया है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग दिस लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।